हेलो फ्रेंड। तो फ्रॉम के चौथे सीजन का 5वां एपिसोड आखिरकार आ गया और अंधेरे में छिपा हुआ शैतान अब जंगल और झील में नहीं छिपा है, अब वह किनारे पर आ चुका है। सभी बचे हुए लोग अब और भी ज्यादा निराशा की खाई में गिरने वाले हैं। इस एपिसोड की हाई एनर्जी डेंसिटी सीधे चरम पर पहुंच गई और खून से भरे मशहूर सीन, टूटते हुए नियम और पुनर्जन्म का एक तरफा चक्र, हर डिटेल इस शहर के रहस्य की चाबी छिपाए हुए है। कलेक्शन टीम ने देखा कि झील में कुछ तैर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे निकालने का फैसला किया और अंधेरा होने से पहले वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अंकल लुओ को पीछे छिपी इस विशाल चीज को लेकर चिंता थी। हो सकता है इसके पीछे कोई नया डर छिपा हो, लेकिन डोना ने फिर भी सबको मिलकर उस चीज को किनारे तक खींचने का आदेश दिया। पूरी रात जंगल में रहने से बेहतर है कि हम देख लें कि यह तैरती हुई चीज आखिर है क्या। आखिर इस छोटे शहर में अनजाने का डर अक्सर जानने से भी ज्यादा खतरनाक और यातनादायक होता है। अंकल लुओ ने तो रस्सी तक नहीं छुई, वह बस मूर्खों की तरह खड़ा रहा, जैसे उस चीज के श्राप से बचना चाहता हो। लेकिन आगे जो हुआ वह लोगों को डरा गया। जब सबने मिलकर उस तैरती हुई चीज को किनारे खींचा, तब पता चला कि वह 3 लोगों का एक पुतला था, बिल्कुल बिजू के जैसा। डोना ने उसका एक हिस्सा काटा और देखा कि अंदर सिर्फ ऊन और पुराने कपड़े भरे हुए थे और कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कुछ गड़बड़ लगी। महिला ने कहा कि आखिर कोई इन चीजों को झील में क्यों डालेगा, और फिर डोना ने कहा कि उन्हें खेत में पक्षियों को भगाने के लिए रखा जाता है। लेकिन अगर इन्हें झील में डालने का कारण यह हो कि नीचे जो भी है उसे बाहर आने से रोका जा सके, कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि ये पुतले अच्छे हैं या बुरे। कुछ लोग उन्हें वापस झील में डालने ही वाले थे कि तभी बेशा अचानक उन पुतलों को घूरने लगी और पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। और फिर डोना ने उसकी अजीब हालत नोटिस की और उसे अलग ले जाकर पूछा कि क्या वह कुछ जानती है। तो बेशा ने कहा वह खुद भी पूरी तरह निश्चित नहीं थी, बस उसे सब कुछ बहुत फैमिलियर लग रहा था, लेकिन यह अच्छा है या बुरा उसे कुछ पता नहीं था। उसके दिमाग में बस कुछ छोटे छोटे टुकड़े चमके थे। और फिर सबने मिलकर पुतले को वापस झील में धकेल दिया। उन्होंने रात पास के लकड़ी के घर में बिताने की योजना बनाई और सुबह होने पर शहर लौटने का फैसला किया। जहाँ तक इथन द्वारा मिले नीले मुंह वाले पक्षी की बात है, वह झील का पानी पीने के बाद जिंदा नहीं हुआ। यह वही झील नहीं थी जिसे वह खोज रहा था। और बेसा लकड़ी के घर के सामने लगे कील वाले डंडे को देखकर सन्न रह गई। और पक्षी को दफनाने के बाद से ही उसे लगता था कि यह डंडा यहाँ यूं ही नहीं आया, इसके पीछे जरूर कोई और अनजाना कारण है। शायद इसका उन पुतलों और उसके दिमाग में चमकती यादों से गहरा संबंध है। डोना ने घर के सामने आग जलाई ताकि सब गर्म रह सकें। लेकिन जैसे ही रात हुई, बाहर से एक धुन की आवाज आने लगी। पता नहीं वह क्या कह रहा था, लेकिन बेसा को लगता था कि मरते समय उसे यही याद आया था। वह इस धुन को पहचानती थी और उसके दिमाग में चमकते टुकड़े भी इस गाने के असर से और साफ होने लगे। वह उसके पिछले पुनर्जन्म का दृश्य था, जहाँ वह 3 पुतलों को गले लगाकर झील के किनारे खेल रही थी और बाद में एक गुस्से वाला आदमी उसे वहां से ले गया और झील में फेंक दिया। कहा गया कि इन पुतलों की वजह से उसे लगातार बुरे सपने आते थे और एक दिन वह आदमी उन्हीं सपनों में मर गया और फिर वे पुतले स्नाइपर झील से बाहर आ गए। और फिर बेसा ने कहा हमें जाना होगा, हमें अभी जाना होगा। डोना, नहीं, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। और फिर डोना ने कहा वे मर चुके हैं, दरवाजे पर ताबीज लगा है। और फिर बेसा कहती है नहीं नहीं, ताबीज हमें इससे नहीं बचाएगा। डोना ने फिर कहा तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता। और तभी अचानक वे जीवित हो चुके पुतले सब पर हमला करने लगे। अंकल लुओ सीधे उनके पहले निशाने बने। एलिस उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन पुतले ने उसे एक हाथ से दूर फेंक दिया। उसका विशाल हाथ सीधे अंकल लुओ के मुंह में घुस गया और उसका गला फाड़ दिया। और अब शहर में सिर्फ 46 निवासी बचे थे। अंकल लुओ को लगा था कि अगर वह पुतलों को किनारे लाने में मदद नहीं करेगा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन आखिर में वही सबसे पहले मरा। दूसरे पुतले ने डरपोक महिला को पकड़ लिया और उसका चेहरा आग में घुसा दिया। मौत और जिंदगी की इस रेखा पर एलिस दौड़ता हुआ आया और डंडे से पुतले की पीठ में मारा। और वहां से और उसी समय बेसा को घर के सामने लगे कील वाले डंडे पर किसी के मारे जाने का दृश्य फिर दिखाई दिया और उसकी पुरानी यादें फिर चमकी और उसे अचानक समझ आ गया कि इन पुतलों को कैसे मारा जा सकता है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही तीसरा पुतला लकड़ी के घर के पीछे से घूमकर डोना पर हमला कर चुका था और उसकी गर्दन जकड़ ली गई और वह बिल्कुल बेबस हो गई। और तभी संकट के उस पल में बेसा ने पुतले के सीने में तीर घोंप दिया और पुतला जमीन पर गिर गया। वह घायल नहीं हुआ था, बल्कि पूरी तरह मर चुका था। और जिस पुतले के हाथ आग से जल रहे थे, उसने अपने साथी को मरते देखा तो हमला जारी रखने के बजाय अंधेरे में गायब हो गया। इन विशाल पुतलों का आगमन सिर्फ इस एपिसोड का सबसे खूनी दृश्य ही नहीं था, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह थी कि इसने लंबे समय से लोगों को बचाने वाले ताबीज के नियम को तोड़ दिया। पहली बार ताबीज किसी को नहीं बचा पाया, जिसका मतलब है कि इस शहर के नियम दोबारा लिखे जा रहे हैं और मरते समय दिखाई गई यादों
यादों में ये पुतले शायद शहर की पहली पीढ़ी के लोगों के सपनों की असलियत थे और उनका इकट्ठा होने का स्थान झील के पास था। लगातार खोजबीन के बाद उन्हें आखिरकार कील वाले टोटेम डंडे का असली उपयोग समझ आया। उन्होंने इस टोटेम डंडे का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया और पुतलों को झील में फेंक दिया, लेकिन बाद में उनका भी नरसंहार कर दिया गया और सब मर गए। इस जगह की जमीन प्रभावित हो चुकी है। इसका मतलब है कि हर पुनर्जन्म का अपना अलग राक्षस होता है। रात में आने वाला 10 लोगों वाला राक्षस इस समय पूरे शहर के लोगों का सामना करने वाला दानव है। अब जबकि एक दूसरे को बचाने वाला तंत्र टूट चुका है, शहर के लोग और भी असुरक्षित रातों का सामना करेंगे। साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम फिर साबित हुआ। यह शहर लोगों के डर को वास्तविकता में बदल देता है और उसे जंगल का हिस्सा बना देता है। जिस आदमी को पुतलों से डर था, उसकी मौत के बाद उसका दुःस्वप्न इन विशाल हत्यारे पुतलों में बदल गया और बेसा के फ्लैशबैक यादों से पता चला कि उसकी पूरी याददाश्त को जगाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। पहले पुतले का चेहरा, फिर चौथी परत की परिचित आवाज और आखिर में कील वाला टोटेम डंडा। इन तीनों ने मिलकर पुतला राक्षस की पहेली खोलने वाला पासवर्ड बना दिया। और जैसे बाकी पुनर्जन्मों में होता है, यादों को पाने का तरीका भी मशरूम के आह्वान पर निर्भर करता है। पिछला एपिसोड इसलिए बेकार गया क्योंकि भ्रम का असर दूसरे दिन तक पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। पहली बार जब जेड ने कार होटल का विज्ञापन कार्ड देखा, तब जवाब 2 शब्दों में बदल गया। कार की खिड़की से कुछ काली मकड़ियां हैं उसके हाथ और शरीर पर चढ़ गईं। सौभाग्य से बूढ़े काले पुलिस चीफ ने समय पर हस्तक्षेप किया और उसे भ्रम से बाहर निकाला। और फिर जेड ने अपने अंदर के डर को जबरदस्ती दबाया और बायड से कहा कि उसे याद दिलाए कि क्या असली है और क्या नहीं। इसी वजह से उन्होंने मैजिक शब्द को एक सुरक्षित शब्द चुना। जब भी वह खुद को नियंत्रण खोता देखता, यह शब्द उसे हकीकत में वापस खींच लाता। जेड ने सच में यह नहीं बताया कि उसने यही शब्द क्यों चुना, लेकिन मैजिक लोगों को ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवता पैन की याद दिलाता है और जेड को वायलिन बजाना पसंद है, इसलिए उसने मैजिक शब्द चुना। एक तरफ उसे उम्मीद थी कि पैन उसकी रक्षा करेगा, दूसरी तरफ यह सब उसकी पसंद और उसके अंदरूनी संसार से भी जुड़ा हुआ। यही वजह है कि आगे की कहानी में संगीत उसके शहर से भाग निकलने की कुंजी बन जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में बैठकर अतीत की यादों के लौटने का इंतजार करना कोई सपना नहीं है। अगर उसे अपनी यादें वापस चाहिए और शहर से निकलने का रास्ता ढूंढना है, तो उसे खुद पहल करनी होगी। इसलिए वह कार लेकर होटल के दरवाजे तक गया और बायड भी बिना किसी शक के उसके पीछे चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करने के बाद वह अपने आसपास की समस्याओं के बीच भागने लगा और अपनी पुरानी यादों के पीछे छिपे रहस्य को खोजने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर बाद उसने अपने 12 साल के रूप को देखा। वह वायलिन बजा रहा था और वह धुन वही थी जो उसकी दादी के अंतिम संस्कार में बजाई गई थी। वह उसे बार बार बजाता रहा जब तक कि दादी का शरीर पूरी तरह ठंडा नहीं हो गया। तब जाकर वह रुका। यह याद उसके दिल का सबसे गहरा दर्द थी और अब तक की सबसे कड़वी याद भी। और फिर वह बक बक करने लगा, यह वह नहीं है जो मैं चाहता था। मैं याद करना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं। मैं याद करना चाहता हूँ कि घर कैसे जाए। मुझे यह नहीं चाहिए। और फिर बायड उसे शांत करने की कोशिश करने लगा और तभी जेड देखता है उसकी आंख के कोने में कील घड़ी हुई भूत जैसी आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। कील आंख वाले आदमी ने एक खोपड़ी पकड़ा और जेड को खोपड़ी में भरा खून पीने को कहा, लेकिन उसका छोटा रूप उसे मना कर रहा था क्योंकि वह उन यादों को जगा देगा जिनका सामना वह नहीं करना चाहता। लेकिन उसने बायड को अपने भ्रम के बारे में बताया तो बायड को लगा कि उसे वह पी लेना चाहिए। आखिर वह सिर्फ एक भ्रम था, असली खून नहीं। और बायड के समझाने पर जेड डरते हुए बियर की तरह वह खून एक एक घूंट में पी गया। और जब उसने पूरी खोपड़ी खाली कर दी, तब उसे उसके अंदर एक मकड़ी दिखाई दी। यह देखकर उसे उल्टी आने लगी और अब जेड बहुत गुस्से में था। और फिर जेड का छोटा रूप जेड को एक घर में ले गया। वहाँ 4 आदमी एक साथ खड़े होकर वायलिन बजा रहे थे। जेड उन्हें काफी देर तक घूरता रहा और अचानक उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वे सभी लोग उसके ही पिछले जन्म थे और उनके शरीर पर राक्षसों के फाड़ने के निशान नहीं थे। उनकी सारी घातक चोटें हत्या की वजह से थीं। और फिर छोटे जेड ने उसे स्टोर रूम में ले गया और कबाड़ के पीछे छिपे एक बंद दरवाजे तक पहुंचाया। दरवाजा खुलते ही एक गहरा और अंतहीन गलियारा दिखाई दिया। रास्ते के आखिर में वह जगह थी जहां बच्चों को कैद किया गया था और वही ऐसी जगह थी जहां से लौटना मुश्किल था। लेकिन उस खाली जगह में एक कब्र भी थी। कब्र के पास 7 पत्थर गोल घेरे में रखे हुए थे। इससे पहले कि जेड समझ पाता कि क्या हो रहा है, और तभी 10 लोगों वाला राक्षस अचानक प्रकट हुआ और उसे घेर लिया। फिर उसे छोटी छोटी हड्डियों से भरी कब्र में धक्का दे दिया और ऊपर से पत्थर रख दिया गया। और तभी जेड अचानक जाग गया। उसे एहसास हुआ कि वह कभी कमरे से बाहर गया ही नहीं था। वह जंगल में नहीं गया था और न ही उसने अपने पिछले जन्म को देखा था। हालांकि यह सब सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन इससे सीढ़ियों से गिरने वाली उसकी चोट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन मशरूमों का असली उद्देश्य उसके पिछले
जन्म की यादों को जगाना था। भले ही पूरी बात हमें धुंधली लगे, लेकिन जेड को विश्वास था कि अब वह जान चुका है कि उन बच्चों को कैसे बचाया जाए और इस शहर से कैसे निकला जाए। अगर अंदाजा सही है तो जेड का पहला कदम सावधान रहना होगा। वह किसी को अपनी योजना नहीं बताए। दूसरा कदम शायद संगीत से जुड़ा होगा। आखिर वायलिन उसका विश्वास है। पैन देवता संगीत का प्रतीक, और उसके हर भ्रम में वायलिन दिखाई देता है। और संभव है कि संगीत इस शहर के श्राप को तोड़ने और यादों को जगाने की दूसरी कुंजी हो। और तीसरा कदम होगा सुरंग में जाना और उस कब्र को ढूंढना जिसमें उसे दफनाया गया था। यही था चौथे सीजन के 5वें एपिसोड का सबसे अहम हिस्सा। लेकिन इस बीच सोफिया अपनी टूटी हुई बांह का इलाज करवा रही थी। तभी मैरी एम्बुलेंस से फ्रेम लाने गई और अचानक हवा में लोहे की 2 जंजीरें प्रकट हो गईं और मैरी के हाथों को जकड़ लिया और वह एम्बुलेंस के अंदर फंस गई। उसी समय रेडियो से एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे मरने से पहले अनगिनत लोगों की पुकार हो। वह आवाज लोगों को अपराध बोध से भर देती थी और मैरी डर के मारे तड़पने लगी। लेकिन वह लोहे की जंजीरों से खुद को छुड़ा नहीं पाई। वह एम्बुलेंस में कैद रह गई और उन भयानक चीखों को सुनते हुए अंतहीन डर में डूब गई। उधर लड़की बेचैनी से उसका इंतजार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह खुद एम्बुलेंस तक गई और पार्किंग के पास उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिली। काफी देर तक पूछने के बावजूद वह बताना ही नहीं चाहती थी कि हुआ क्या था। उसी समय सोफिया स्टोर रूम में कुछ खोज रही थी और तभी उसने जूली और गंजे आदमी की बहस भी सुन ली, जो कहानी को आगे बढ़ाने को लेकर झगड़ रहे थे। गंजा आदमी जूली को रोकने के लिए अड्डा हुआ था, लेकिन जूली अपने पिता के पास वापस जाना चाहती थी और किसी की सलाह सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें आमने सामने देखकर सोफिया के चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान आ गई, जैसे वह इस सब का आनंद ले रही हो। लेकिन जल्द ही सोफिया का ध्यान जूली से हटकर क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड पर चला गया। क्रिस जानना चाहती थी कि मैरी के साथ क्या गलत हुआ था, जबकि मैरी बस बकवास करती रही और कुछ बताना नहीं चाहती थी। दोनों में झगड़ा हो गया और जब मैरी मुड़कर क्रिस से दूर जाने लगी तब वह गलती से सोफिया से टकरा गई। सोफिया ने बस हल्के से उसका हाथ छुआ और मैरी फिर से डरावने भ्रम में चली गई। उसे याद आने लगा कि वह उस काल कोठरी में बंद थी और कैसी यातना झेल रही थी, और क्रिस उसकी हालत देखकर दंग रह गई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छुआ, भ्रम टूट गया और जब क्रिस समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ, तब सोफिया उन्हें चुपचाप देख रही थी। और फिर मैरी ने एम्बुलेंस में हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उसने कहा कि उसे शहर के हर इंसान की चीखें सुनाई दी और उसने मरने से पहले उनका डर महसूस किया। और तभी सोफिया ने कहा, इसका मतलब है कि मैरी एक परी है। उसे भगवान ने चुना है ताकि वह सबका दर्द महसूस कर सके। वह साफ तौर पर मैरी के टूटते मानसिक हालात का आनंद ले रही थी। लेकिन मैरी सोफिया की बातों में नहीं आई। उसने साफ कहा कि उसे नहीं लगता यह भगवान का काम है, बल्कि उसका मानना था कि यह कोई प्राचीन सत्ता है जो उनके दर्द और ऊर्जा से जुड़ी हुई है। मरने के बाद भी हम यहीं फंसे रहते हैं और कभी यहाँ से निकल नहीं पाते। दूसरी तरफ जब हेनरी को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली तो उसने खुद को तकलीफ देना शुरू कर दिया। इसी दौरान पूरी कहानी में राक्षसों का खतरा और भी भयावह होता जा रहा था। अगर येलो मैन अनगिनत पुनर्जन्मों और वास्तविकताओं में मिरांडा जैसे खास लोगों को निगल सकता है, तो शायद जेड और बेशा का अंतिम भाग्य भी पहले से तय है। तो यही था फ्रॉम के चौथे सीजन के 5वें एपिसोड का पूरा एक्सप्लेन। इस एपिसोड ने न सिर्फ पूरे चौथे सीजन की कहानी को नई ऊंचाई दी, बल्कि आगे आने वाली कहानी के लिए हमारी उत्सुकता भी बढ़ा दी। आखिरकार शहर के नियम बदल चुके हैं, बचे हुए लोगों की हालत लगातार बदतर होती जा रही है और जेड तथा बेशा के पुनर्जन्म का रहस्य भी अब खुलने वाला है। आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। तो बस आज की कहानी यहीं खत्म।